हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल, जहां पर हम लोगों ने दो पार्ट जो है वो पढ़ लिया है। लास्ट का जो वीडियो है वो आज अपलोड हुआ होगा, तो आप उसको देखिएगा। वहां पर जो है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जो है बहुत सारी जो फैक्ट्स हैं वो वहां पर मैंने आपको बताया है। तो आप सबसे पहले आप उसको देखिएगा, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने में। तो आप प्लीज उसको वहां पे देखिएगा। वहां पर मैंने लास्ट क्लास में जो है सारे के सारे रूल जो वहां पर डिस्कस किया हूँ, सारे के सारे जो मतलब रूल हैं, जैसे यूनिट सर्कल मेथड है, वो कैसे मतलब 90 डिग्री से बड़े एंगल को कैसे हम लोग जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो वो मैंने वहां पे यूनिट सर्कल मेथड और कास्ट रूल मेथड जो वहां पे डिस्कस किया हूं। तो कास्ट रूल मेथड जो ही हम लोग जनरली यूज करते हैं, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे बड़े से बड़े एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि वहां पर आप जो है ना प्लस माइनस में भी मिस्टेक करेंगे तो आपको मार्क्स लेकर के जाएगा। तो आप उस पर जो है आप प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके आगे हम लोग जो है आप वहां लिखा देख सकते हैं कि यूजफुल फार्मूला एंड ग्राफ। तो हम लोग आज उसको देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले हैं, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा ग्राफ है, क्योंकि जब हम लोग आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे ग्राफ आएंगे, उसके इक्वेशंस दिए रहेंगे, तो उस इक्वेशंस को हम लोग जो है कैसे यूज करेंगे। उस इक्वेशंस को हमको कभी कभी हमको रिलेशन पता करना होगा कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेट हैं, हमको कभी कभी डिफरेंशिएशन करना होगा, कभी कभी इंटीग्रेशन करना होगा। तो इससे पहले हम लोग जो है जो बेसिक ग्राफ जो है जो हमारे फिजिक्स में जितना यूज होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है। तो आपके लिए मैंने ये फार्मूला जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है ये आपके लिए मैं लिख करके रखा हूं, क्योंकि देखिए वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इससे पहले हमने इसको लिख लिया है। और ये जो है आप कॉपी में इसको लिख करके रखिएगा और बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। ये sin 3 थीटा होता है हमारा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसके बाद ये जो sin a टू sin b है, sin a प्लस sin b जो है ये आपको देखिएगा कि जब प्लस रहता है तो इसमें एक साइन रहता है, कॉस रहता है, मतलब 2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू साइन इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2। साइन a माइनस साइन b यदि रहेगा तो साइन a माइनस b रहेगा, तो ये हो जाता है हमारा 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। cos a प्लस cos b रहता है, तो cos a प्लस cos b के केस में क्या होता है, रहता तो cos ही cos b है, मतलब सेम चीज रहता है, मतलब cos ही रहेगा और माइनस में वाले में भी cos ही रहेगा। उसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, मतलब cos a प्लस cos b बराबर हो जाता है 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2। cos a माइनस cos b रहता है, तो cos a माइनस cos b में क्या हो जाता है, साइन आ जाता है, ठीक है ना। दोनों जगह पे साइन आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, और एक माइनस साइन यहाँ पे बाहर में लगता है, मतलब 2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। ये हमारा जो है फार्मूला है। उसके बाद जो है ये हम देख रहे हैं कि साइन ए प्लस माइनस बी, ये तो आपको पता ही होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब मैंने प्लस माइनस यहाँ पे इसलिए लिखा है कि साइन एक बार लेंगे आप ए प्लस बी तो यहाँ पर भी प्लस साइन आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार लेंगे आप माइनस तो साइन ए माइनस साइन बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये माइनस कॉस ए माइनस साइन बी। उसके बाद यदि आप लेंगे कि कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। प्लस वाले में एक बार क्या होता है, पहले माइनस होता है, और माइनस वाले में क्या होता है, प्लस होता है। आप इसको ध्यान देंगे, टेन ए प्लस माइनस बी में क्या होता है, पहले प्लस होता है फिर उसका माइनस होता है। नीचे में क्या हो जाता है, जब प्लस रहता है तो माइनस 10a इंटू 10b होता है, जब माइनस रहता है तो प्लस 10a इंटू 10b होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं इसको, और कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का, और यही इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। तो ये हमारे इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस हैं हमारे, जो मतलब बार बार इसका यूज होगा, तो इसको आप जो है याद रखिएगा। एक जो है मैं और लिखने जा रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। साइन रूल ये भी आपको यूज में आएगा। मान के चलिए कोई ट्राइंगल है ना,
कोई ट्राइंगल है, ये कोई एंगल हमारा अल्फा है और इसके सामने का एंगल जो है, इसके सामने का जो साइड है वो ए है। ये मान लेते हैं कि कोई हमारा एंगल बीटा है और इसके सामने का एंगल जो है वो बी है। ये मान लेता हूं कि मेरा एंगल गामा है और इसके सामने का जो साइड है वो सी है। तो ये जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, जो साइड है और उसके सामने का जो एंगल है उसका साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जो साइड है बी और उसके सामने का जो एंगल है बीटा उसका जो होता है साइन होता है, साइन बीटा। और उसके बाद जो हमारा ये सी है, ये सी डिवाइडेड बाय जो उसके सामने का एंगल है गामा उसका क्या होता है, साइन होता है। ये होता है हमारा साइन फंक्शन, साइन रूल, ठीक है ना। ये होता है हमारा साइन रूल। उसी तरह से जो है कोसाइन रूल भी होता है। कोसाइन रूल कोसाइन रूल में क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये हमारा ट्राइंगल है ना, और इसके बीच में क्या है, ये कोई एंगल है हमारा थीटा और ये हमारा साइड ए है, मतलब ये जो मतलब दो साइड है उसके बीच का एंगल थीटा है और ये थर्ड साइड हमको कह रहा है कि भाई फाइंड कीजिए। ये थर्ड साइड हमको कह रहा है फाइंड कीजिए। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है सी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन रूल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन रूल। तो यहां तक जो हमारे फार्मूले थे वो फार्मूले कौन कौन से फार्मूले थे आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद चलिए आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन पर्पस है, अब हमको ग्राफ की ओर बढ़ना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्लोप क्या होता है ना। स्लोप क्या होता है, स्लोप इसको हिंदी में बड़ा बढ़िया नाम है, इसको बोलते हैं ढाल। इसको बोलते हैं ढाल कि कितना ढाल है। मान के चलिए कोई जो है जब मान के चलिए ऐसा रहता है इस तरह का, इस तरह से है, ये थीटा एंगल है, ये मान के चलिए हमारा कोई सीढ़ी है, ये थीटा एंगल पे यहां पर ऐसे है, ठीक है ना, ये थीटा एंगल पे, इसका स्लोप ये हो गया। उसके बाद मान के चलिए हम थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो ये इसका स्लोप हो गया और इसको पूरा पूरा सीधा कर दिए तो भाई ये इसका ये पूरा का पूरा ये जो स्लोप, ये फ्री फॉल वाला स्लोप हो जाता है, पूरा आदमी नीचे की तरफ पूरा फ्री फॉल हो जाएगा। तो ये जो इसका मतलब कितना ढाल है, ये देखिए एक ये इतना ढाल है, फिर इतना ढाल हुआ, फिर ये ढाल हो गया। तो वही इसका मतलब हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं slope of straight line, slope of straight line। मान लीजिए कि हमारा कोई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये y और ये x, ये कोई लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है हमारा, जो इस x एक्सिस से जो है थीटा एंगल बना रहा है, इस x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो स्लोप होता है इसको हम लोग बोलते हैं m, इसका जो स्लोप होता है इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं और ये इक्वल्स टू होता है tan थीटा का, ये इक्वल्स टू होता है tan थीटा का। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। और स्लोप इक्वल्स टू होता है जो भी थीटा एंगल होता है उसका यदि हम tan ले लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। यदि हम उसका tan ले लें किसी भी मतलब कि x एक्सिस जो हमारा जितना पॉजिटिव एंगल, इसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, x एक्सिस से जो पॉजिटिव एंगल लिए tan थीटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, m बराबर tan थीटा हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। जब मान के चलिए
ये थीटा जो है ये पैरेलल हो जाए, ये सॉरी थीटा नहीं, लाइन यदि मान के चलिए हमारा पैरेलल हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा यदि 0 हो गया, थीटा यदि 0 हो गया तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स ये tan थीटा की वैल्यू जो है ये -∞ से +∞ तक हो सकती है। मान के चलिए हमारा tan थीटा ये यदि थीटा यदि 0 है तो स्लोप क्या हो गया हमारा 0, और थीटा यदि 90 डिग्री हो गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, इन्फिनिटी। इसको इस स्लोप को क्या बोलेंगे हम, इन्फिनिटी स्लोप। और मान के चलिए यदि हमारा स्लोप इस तरह से हो जाए, स्लोप इस तरह से हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव स्लोप बोलते हैं। यहां से मान के चलिए फिर से ये क्या होगा, tan थीटा 0 होगा, 0 से लेकर के ये बढ़ता जाएगा, 0 से लेकर बढ़ता जाएगा, और -∞ में ये ऐसा वाला जो स्लोप होगा, इस तरह का जो स्लोप होगा, उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव स्लोप बोलते हैं, क्योंकि इसमें थीटा क्या है हमारा, निगेटिव है। इस तरह का जो स्लोप होगा, इस तरह का जो स्लोप होगा, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, और ये क्या है, निगेटिव स्लोप है। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव स्लोप, और ये थीटा क्या है, और थीटा जो ऑब्ट्यूज है। यहां पर ये देखिए ये थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। इसको एक्यूट बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा कि इसके बारे में। ये थीटा जो है एंगल बिटवीन द angle between x-axis and straight line इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। यदि इस तरह से यदि बना रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में हम ये एंगल ले रहे हैं, ये थीटा, तो इस वाले थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ये जो 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। when theta equals to acute angle, slope will be positive. अब जब यही थीटा मान के चलिए 90 डिग्री से बड़ा हो गया, है ना, यही थीटा यदि 90 डिग्री से बड़ा हो गया, थीटा यदि 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। और इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी नेगेटिव। देख सकते हैं आप, ये जो स्लोप होता है tan थीटा, इसमें थीटा हमारा नेगेटिव होता है, tan थीटा भी नेगेटिव होता है, और ये स्लोप जो है ये, इसको हम लोग डिक्रीजिंग स्लोप भी बोलते हैं और इसको इंक्रीजिंग स्लोप भी बोलते हैं। ये जो स्लोप होता है, तो ये जो स्लोप होता है ना, ये निगेटिव स्लोप होता है और ये पॉजिटिव स्लोप हुआ। तो थीटा यदि एक्यूट एंगल है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, थीटा यदि ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप हमारा निगेटिव होगा। है ना, तो इतनी कहानी होगी हमारे स्लोप के बारे में, हमने स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में देखा। आइए अब जो है आगे चलते हैं और टॉपिक लगाते हैं पाथ इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। पाथ इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ये पाथ इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो होता है ये क्या होता है, जब भी मान के चलिए कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा है तो कोई ना कोई मान के चलिए कर्व बना,
या कोई स्ट्रेट लाइन है, तो उस पे हमारा पार्टिकल चल रहा है, या पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे जो है वो चल रहा है, तो उस कर्व पाथ पे क्या होगा, उस कर्व पाथ जो है वो ढेर सारे पॉइंट से बने हैं, या बोल सकते हैं उस कर्व पाथ पे क्या है, ढेर सारे पॉइंट हैं। तो उस कर्व पाथ पे ढेर सारे पॉइंट हैं, तो उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। तो उस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के रिलेशंस को ही, जब उस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं पाथ इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। उस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के रिलेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि मान के चलिए कोई सा कर्व है, उस कर्व पे क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट का क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो उस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के आपस के रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। आइए उसको लिख लेते हैं हम लोग। इट रिलेट्स द x and y coordinate of each point. It relates the x and y coordinate of each point lying on the each point lying on the path। कोई सा ही पाथ हो सकता है ना हमारा, या तो कर्व पाथ हो सकता है या स्ट्रेट पाथ हो सकता है, तो कोई सा भी पाथ हो सकता है। तो मैं लिख दिया कि इट रिलेट्स द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट लाइंग ऑन द पाथ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ इक्वेशन, और इज called as path equation और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हुआ है ना, ये हमारा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हुआ, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर क्या है, मान लीजिए कि ढेर सारे पॉइंट हैं। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं कि 4,2 है, इस पॉइंट को मान लिया 3,6 है, सॉरी 6,3 मानना पड़ेगा, 6,3 है, और इस पॉइंट को मान लिया कि 8,4 है। ये हमारा कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक 2 पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ मान लिया, एक पॉइंट यहाँ मान लिया, मतलब ढेर सारे पॉइंट हैं। हमने इस पर क्या किया, 3 पॉइंट जो है वो मान लिया। यदि मान के चलिए ये 3 पॉइंट मान लिया, उसके y कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 है, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 6 है, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 8 है, x कोऑर्डिनेट 4 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो y का डबल है ना। x कोऑर्डिनेट जो है 2 2 जा 4 है, 3 2 जा 6 है, 4 2 जा 8 है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू x/2। इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। 4 मतलब इसके बीच में यही रिलेशन हो सकता है ना कि x का मान के चलिए, यदि x हमारा यदि मान के चलिए कितना हो गया, x हमारा यदि 8 हो गया और उसको यदि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x हमारा यदि 6 हो गया, उसको यदि 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट 3 आ गया। x यदि हमारा 4 है तो 4 यदि रखिए तो 2 आ गया, मतलब और ये y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मींस आप देख सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट इस जितने भी कोऑर्डिनेट मैंने माना है
जिस उस पॉइंट के उस क्या है, इस रिलेशन से क्या है, संबंधित है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पाथ इक्वेशन फॉर दिस, पाथ इक्वेशन फॉर दिस कर्व। कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन है, कोई भी जो मतलब जो ग्राफ है, फॉर दिस ग्राफ बोल दीजिए इसको। तो इसको हम लोग बोलते हैं पाथ इक्वेशन या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो आइए वन बाय वन हम लोग जो है यही पाथ इक्वेशन जो हमने, पाथ इक्वेशन या ग्राफ इसको बोल सकते हैं, या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन देखते हैं वन बाय वन। जो डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ हैं वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो जो ग्राफ है ये आने वाले टाइम में जो हम लोग फिजिक्स आगे पढ़ेंगे तो उसमें यूज होने वाला है। आइए उसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम टाइम पे ये आपको लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये लिखना पड़ेगा। जब हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन तो आपको ये ग्राफ सब जो है वहां पर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड या जो भी चीज वहां पर है वो सब चीज यदि आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन से बहुत मुलाकात होगी वहां पर। तो आइए उसको अच्छे से पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है y x, ठीक है ना। ये कोई हमारा स्ट्रेट लाइन है जो कि थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ये होता है, मैं इसको यदि मतलब जनरल इक्वेशंस के लिए इस तरह से ले लेता हूं कि मुझे सी का भी दिखाना है। और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस से हमारा एंगल कितना बन रहा है, थीटा, है ना। और ये जो ओरिजिन से जितना एबव हमारा स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से जितना ऊपर यदि हमारा स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जहां पे कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये मान के चलिए हमारे पास सी है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये फॉर्मूला जो है आपको बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेयर m क्या है, m बराबर क्या है, tan थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप, जिसको क्या बोलते हैं, स्लोप। यहां पर c क्या है, इंटरसेप्ट, यहां पर c क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ये मतलब हुआ कि ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर जो है वो कट कर रहा है, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर कट कर रहा है। और ये मान के चलिए एक्स एक्सिस से नीचे भी कट कर सकता है, तो हमारा इंटरसेप्ट निगेटिव आ जाएगा। मान के चलिए ऐसा यदि ग्राफ रहेगा, ऐसा यदि ग्राफ रहेगा तो ये एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, ये नीचे कट कर रहा है ना। तो इस केस में हमारा इंटरसेप्ट क्या है, ये जो लेंथ होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, निगेटिव में आएगा। मतलब ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स इसको कहां, नीचे कट कर रहा है, तो वो सी की जगह पर निगेटिव वो वैल्यू आ जाएगी। तो यही होता है इंटरसेप्ट की एक्स एक्सिस से जितना ऊपर, एक्स एक्सिस से कितना नीचे कट करता है वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर और कितना नीचे कट करता है वाई एक्सिस को, वो जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। आइए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं, या
हम लोग इसको इस तरह से मान लेते हैं, है ना। और ये क्या है, हमारा थीटा है। ये जो हमारा लेंथ है ये मान लीजिए 4 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है ना। ये एंगल है थीटा। ये हमारा कोई स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, उसका ग्राफ थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो गया है। ये मान लीजिए कि ये हमारा इंटरसेप्ट है 0,-2 और ये एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना दिया हुआ है 0 और -2 और ये कितना दिया हुआ 45 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये 45 डिग्री दिया हुआ है, मतलब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। ये कितना हो गया हमारा 1 हो गया। और इंटरसेप्ट देखिए ये नीचे कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा c बराबर -2। दोनों चीज हमारे पास आ गई है, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y बराबर mx प्लस c दैट इज m कितना है हमारा 1 दैट इज x -2। ये हो गया हमारा इस कर्व का इक्वेशन। ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन हो गया y बराबर x -2, y इक्वल्स टू x -2। इसका क्या हो गया इक्वेशन हो गया। यही जो है इस इक्वेशन के, ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, यही मतलब इस इक्वेशन के क्या है, देखिए y और x में क्या है रिलेशन है, तो y और x के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन या पाथ इक्वेशन। तो जो पार्टिकल मान के चलिए इसमें जा रहा है तो उसका ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू x -2, ठीक है। आइए आगे चलें और कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे ये y हो गया, ये x हो गया और ये हमारा कोई कर्व हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये 4 दिया हुआ है और ये डिस्टेंस जो है वो 3 दिया हुआ है और ये थीटा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम इस थीटा को यदि निकाल लेते थे, ये थीटा तो पता चल जाएगा। तो ये एंगल मान के चलिए हम फाई है, इस फाई को हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं पहले। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, है ना। अल्टरनेट एंगल से हम लोग कहते हैं ना इसके सामने का ये कोण जो है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा थीटा है यहाँ पे। तो हम यदि इस फाई को निकालें तो tan फाई कितना आ जाएगा अपना, tan फाई कितना हो जाएगा 3/4 और 3/4 कितना होता है 37 डिग्री। मीन्स थीटा बराबर कितना आ गया 37 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया 37 डिग्री, है ना। थीटा इक्वल टू कितना आ गया 37 डिग्री और हमारा tan थीटा, ये थीटा बराबर हो गया 37 डिग्री, थीटा हो गया 37 डिग्री। तो अपन स्लोप निकाल सकते हैं, m बराबर क्या होता है, m इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा और tan थीटा के बराबर क्या है ये tan 37 डिग्री और tan 37 डिग्री कितना होता है 3/4 होता है। तो हमारे पास तो स्लोप हो गया। और c देखिए ये ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -3। तो c बराबर क्या हो गया -3, y को जहां पे कट करता है वो इंटरसेप्ट होता है। अब आइए इसका इक्वेशन लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y हमारा m कितना है 3/4, x और c कितना है -3। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन हो गया इस लाइन का, ये हमारा इक्वेशन हो गया इस लाइन का।
आइए, जब हमने स्ट्रेट लाइन देख लिया, अब जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको हम लोग कोनिक सेक्शन भी बोलते हैं। आप जो मैथ्स में जो है पूरा का पूरा जो है कोनिक सेक्शन में पढ़िएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये सब सारे इक्वेशंस आप लोग मैथ में जो है पूरा वहां पर देखिएगा, उसके पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस आपको बताया जाएगा। लेकिन हम लोग उतना ही देखेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे यूज का है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, जैसे देखिए एक चीज, इसको हम लोग कोनिक सेक्शन बोलते हैं। ये हमारा मान के चलिए कोई कोन है ना, ये कोन है। इसको यदि आप इस तरह से सीधा काट देंगे, इस तरह से यदि आप सीधा सीधा काट देंगे इसको, तो आप यदि उसको ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सर्किल के जैसा दिखेगा। और यदि आप इसको तिरछा काट देंगे ऐसे और इसको देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, आपको ये इलिप्स के जैसा दिखेगा, ये इलिप्स के जैसा दिखेगा। और यदि आप इसको ऐसा काट देंगे और इधर से देखेंगे तो आप इसको इस तरह से देख पाएंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला, इसको बोलते हैं इलिप्स, और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। तो आइए हम लोग बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये किस में आता है, कोनिक सेक्शन में, कोनिक सेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, कोनिक सेक्शन। अब ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होता है ये इस फॉर्म में होता है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला बनता है ना। अब वो पैराबोला जो है वो किस नेचर का होगा, ये तो मतलब बहुत सारे डिस्कशन का पार्ट है, लेकिन इसमें मैं सिंपल सिंपल सा बता देता हूं आपको। जैसे देखिए ये जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला का, ये कुछ इस तरह से बनेगा, या कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। इसमें भी मतलब कभी ऊपर रहेगा, कभी टच करेगा, तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जो है हमारे पास सी है, ये जो सी, ये सी जो है y को कहां पे कट करता है, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे सी होती है, इसलिए ये सी की वैल्यू है। इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है, ये जो वर्टेक्स का यहां से पैराबोला पलटी मारता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये जो होता है वर्टेक्स बोलते हैं इसको, है ना। इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a होता है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो -d/4a होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब पैराबोला कोई सा भी हो, उसका x कोऑर्डिनेट -b/2a ही होगा और y कोऑर्डिनेट -d/4a ही होगा। तो ये हो गया हमारा पैराबोला की क्वेश्चन। फिर कहेगा सर इसका ग्राफ कैसे ऐसे हुआ, ग्राफ मतलब ऊपर की तरफ एक तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है, इस तरह का ग्राफ हो सकता है। हाँ बिल्कुल इसका ये ग्राफ होगा, बिल्कुल ये इसका ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ कब होता है, जब हमको a ग्रेटर देन 0 होगा, और ये ग्राफ कब होता है, जब a लेस देन 0 होगा। जब हमारा इक्वेशन ऐसे रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मीन्स a लेस देन 0 है, तो हमारा ये ग्राफ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। और इसको बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो फिजिक्स में जो पढ़ेंगे, फिजिक्स में तो मतलब ये इसमें सी आपको दिया है, मतलब सी वाला, सी का मतलब सी जो है ना, ये जो सी वाला जो कोफिशिएंट है ना, ये 0 ही रहेगा मैक्सिमम टाइम। तो हम लोग इसको जो है देखते हैं कि जब मान के चलिए y इक्वल्स टू, जब c 0 रहे, मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस bx यदि रहे,
तो इस केस में जो हमारा पैराबोला का जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। एक्स, ये सी तो अब है नहीं, ये बन गया है ना, ये बनेगा हमारा पैराबोला का ग्राफ। और ये क्या होगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें ए ग्रेटर देन 0 यदि होगा तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। जब क्या होगा, हमारा ए ग्रेटर देन 0 होगा। अब मान के चलिए यदि ए लेस देन 0 होगा, इस तरह का इक्वेशन हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको क्या है, ये ए लेस देन 0 है, ये क्या है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, है ना। कुछ इस तरह से मतलब इसका शेप बनेगा पैराबोला का, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में रहेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वहां पे हमने सी को कर दिया तो सी का कुछ इंटरसेप्ट आ रहा था, यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है, ये ओरिजिन से इसका ओरिजिन से जा रहा है। तो ये ग्राफ जो है आपको मैक्सिमम टाइम जो है फिजिक्स में देखने को मिलेगा, जहां पर सी का जो है वो 0 रहेगा हमारा। और मान के चलिए ये जो है बी जो है वो भी 0 हो जाए तो ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा, मान के ये y बराबर ए एक्स स्क्वायर, है ना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा, जैसा x इधर है जैसा वैसा ही बनेगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और एक क्या हो सकता है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप लोग अब तो आसानी से समझ सकते हैं कि भाई सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के अबाउट, और इसका जो होगा डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इसका a क्या है, ये है a ग्रेटर देन 0, ये क्या है a लेस देन 0, ठीक है ना। तो इस तरह के जितने ग्राफ हैं, आप ग्राफ के बारे में समझ गए होंगे कि कैसे मतलब इसका रफ ग्राफ जो है हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो यदि रफ ग्राफ हम प्लॉट कर पाएंगे तो पार्टिकल के नेचर के बारे में हमको पता चल जाएगा, और पार्टिकल के नेचर का यदि हमको पता चल जाएगा तो इसके बारे में हम बहुत कुछ जानकारियां ले सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके, इसके इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, तो बहुत सारी जानकारियां हमको मिल जाएगी। इसलिए हम लोग इसका रफ स्केच जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। हमको पता होना चाहिए कि बस कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है तो भाई इसका कोऑर्डिनेट नहीं है, तो वहां से ऐसे ग्राफ बनेगा, और कब अपवर्ड बनेगा, कब डाउनवर्ड बनेगा। यदि ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। यदि इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो भाई ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये भी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा, लेकिन डाउनवर्ड होगा इसका, है ना। सॉरी, ठीक है ना। तो आप इतने ग्राफ हमने देख लिया। एक चीज और देखिए, इसमें जितने में भी है उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, और इस साइड वाई है, तो वाई पे कोई पावर नहीं है, वाई मतलब वाई पे सिंगल पावर है, वन पावर है, मतलब लीनियर है वाई। तो पैराबोला का जब भी देख रहे होंगे आप, ये वाई के ऊपर बना हुआ है, मतलब वाई के एक्सिस के अबाउट, इसमें देखिए वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बना हुआ है। अब एक्स एक्सिस के यदि सिमेट्रिकल बने, जैसे मान के चले हमारा पैराबोला ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ऐसा यदि हमारा ग्राफ हो जाए तो इस तरह का हमारा हो जाएगा, है ना। y हमारा कुछ भी हो सकता है, सॉरी ये कांस्टेंट हमारा कुछ भी हो सकता है। यदि इस फॉर्म में रहेगा तो हमारा ये x एक्सिस के अबाउट इसका सिमेट्रिकल हो जाएगा ग्राफ पैराबोला, तो ये इसको बोलते हैं, ये इस इक्वेशन का ये ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के मतलब हम लोग पैराबोला का जो है वो ग्राफ हम लोगों ने देख लिया कि कैसे मतलब पैराबोला के ग्राफ के बारे में देखेंगे। आइए उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स का। इक्वेशन ऑफ इलिप्स
इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, आइए उसके बारे में देखते हैं। ये मान के चलिए हमारा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, और ये हमारा इलिप्स है जिसका सेंटर जो है वो x0, y0 है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, ए से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, नहीं दिख रहा है क्या? मान के चलिए इस इलिप्स का सेंटर जो है वो कहीं यहां पे है x0, y0 पे, है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, और इसको क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये एक्सिस बड़ा है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू क्या है मेजर एक्सिस, इलिप्स का मेजर एक्सिस है, और b इक्वल्स टू क्या है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो इसका जो इक्वेशंस होता है, ये होता है x माइनस x0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो इसका मेजर एक्सिस, देखिए x का है ना, ये हमारा x है ना, और ये क्या है y है, तो ये x के अलोंग है, x माइनस x0 है, तो आप मेजर एक्सिस को उसके नीचे डालेंगे, ये हो जाता है a स्क्वायर, प्लस y लिखेंगे y माइनस y0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके माइनर एक्सिस क्या है b का स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहां पर b होगा, यहां पे b होगा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, है ना, कि x माइनस x0 उसका सेंटर है इलिप्स का, और y माइनस y0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और y माइनस y0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन इलिप्स का। अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं, इस इलिप्स को जो है, इस इलिप्स को जो है, इसका जो सेंटर है ना, इसका सेंटर पहले कहां था x0, y0 पे। अब इसके सेंटर को जो है हम ओरिजिन पे मान लेते हैं, इसका सेंटर पे ओरिजिन पे मान लिए तो कहां पे हो जाएगा 0,0 पे, और यही इसका मेजर एक्सिस है a, और इसका माइनर एक्सिस क्या है b है। यदि मैंने इसको x0, y0 पे क्या कर दिया 0 कर दिया, x0, y0 पे क्या किया, उसका जो है ये इलिप्स का जो है सेंटर ही मैंने क्या कर लिया 0 पे मान लिया। तो 0 पे यदि मान लिए तो 0 पे मानने के बाद क्या होगा x0, y0 0 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। Oh my God. ये हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center at x0, y0। इसका हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center at 0,0।
है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसका सेंटर कहाँ पे है 0,0 पे है, और ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया जिसका सेंटर कहाँ है x0, y0 पे है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब भी मान के चलिए वहां पे क्या था, इलिप्स का क्या था, मेजर एक्सिस अलग था, माइनर एक्सिस अलग था। यदि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस यदि क्या कर देते, हम इक्वल कर देते, तो वही हमारा सर्कल हो जाएगा। तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, उसी में जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है ना, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स सेंटर है x0, y0 है। अब इसका मेजर माइनर क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसको बोल देता हूं मैं r है, और ये भी क्या है हमारा r है। तो जब भी वहां पे क्या था, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स था, x माइनस x0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, 1 था। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, x माइनस x0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा r स्क्वायर प्लस y माइनस y0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये भी क्या होगा, r ही होगा स्क्वायर। y माइनस y0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, r स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर कहां पे है, x0, y0 पे है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center at x0, y0 and radius is r, radius equals to r। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल का। यदि यही इक्वेशन को इसी सर्कल को यदि क्या किया जाए, इसके जो सेंटर है वो x0, y0 पे है, इसके सेंटर यदि x0, y0 पे है, इसको मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर को ओरिजिन पे ले आता हूं। ये हो गया हमारा सेंटर 0,0, ये क्या है r, और ये क्या है r रेडियस। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x0, y0 क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center at 0,0 and radius equals to r। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल जहां पर क्या हो जाएगा, इसका ये क्या है 0,0 पे इसका रेडियस है, सॉरी इसका सेंटर है। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आते हैं हम लोग एक जो हमारे पास कभी कभी आपको यूज होगा, उसको अब आप देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है ये इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है ना। इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं इसको, हाइपरबोला। और इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका जो होता है ये इक्वेशन होता है।
देखें यदि मान के चलिए x यदि बढ़ रहा है तो y को घटना पड़ेगा तब जाकर के कांस्टेंट होगा ना। x यदि मान के चलिए जैसे जैसे इधर कम हो रहा है तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और x जैसे जैसे इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो y क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के थ्रू समझे हम लोग, तो ये क्या है 1 into 6 इक्वल्स टू क्या हो गया 6, है ना। यदि हम इसको y को एक को x को बढ़ाते हैं 2, तो इसको 6 को घटाना पड़ेगा, 3 कर दिए तब जाकर 6 हो गया। मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, दूसरे को क्या कर रहे हैं, कम करना पड़ रहा है। इसको यदि मैं 3 कर देता हूं तो इसको 2 करना पड़ेगा, तब जाकर के 6 होगा, तब जाकर के वही वैल्यू रहेगी कांस्टेंट। तो ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना। तो यहां तक ये था। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम 5 मिनट और लगेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। सारे के सारे इक्वेशंस जो है ना, मतलब एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इतने ही हमारे काम का है, इतने ही हमको बस इक्वेशंस को हमको जानना है। ज्यादा इसमें नहीं, ज्यादा आपको स्ट्रेट लाइन का बोलेगा, पैराबोला का कभी कभी बोल सकता है, लेकिन हम जानेंगे सब कुछ। आइए थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रहता है कभी कभी कंफ्यूजन। इक्वेशन ऑफ एक्सिस का इक्वेशन कैसे हम लोग समझेंगे और कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, है ना। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल ये थोड़ा सा ऊपर इसको मैं क्या कर लेता हूं, सी डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाई एक्सिस को सी पे कट कर रहा है। मतलब आप ये चीज समझ सकते हैं कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू के लिए y जो है y c ही है ना। y की वैल्यू c ही है। y में x को आप कितना वेरी कर लीजिए, y में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर c, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। y इक्वल्स टू c, इस लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू c। y इक्वल्स टू c, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब अच्छा, इस लाइन का यदि कोई कहे कि भाई इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये क्या है 0,0, ये 0,0 है। तो इस पर आप x की किसी भी वैल्यू को लिए, किसी वैल्यू के लिए क्या है, y हमेशा 0 ही है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर 0, इस लाइन का इक्वेशन हो गया y बराबर 0। और भी देखिए, जैसे ये हमारा हो गया y और ये हो गया x। मैं मान लेता हूं अब y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा a, है ना। तो भाई ये जो इक्वेशन होगा, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, x बराबर a, x इक्वल्स टू a। क्यों, क्योंकि x के मतलब y की किसी वैल्यू के लिए, y के देखिए पूरी की पूरी वैल्यू के लिए x क्या है, केवल a है। तो ये x बराबर a इस लाइन की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। मतलब x बराबर कोई वैल्यू जो है कांस्टेंट है, तो भाई x की ये वैल्यू मतलब y की किसी वैल्यू के लिए x बराबर क्या है, y है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा 0, इस लाइन का इक्वेशन इक्वेशन क्या होगा, x बराबर 0। तो इस सब चीजों को थोड़ा सा समझिएगा आप कि हाँ, मतलब थोड़ा सा देखिएगा कि हाँ, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए y बस कांस्टेंट आ रहा है, मतलब y बराबर c, इस लाइन को यदि हम लिख सकते हैं। ये y बराबर 0 लाइन है, x की पूरी वैल्यू के लिए y क्या है 0 है, तो इसका इक्वेशन y बराबर 0 हो गया। ये पैरेलल मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो भाई y की किसी वैल्यू के लिए x क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मान के चलिए ये हो गया, ये मेरा -2 हो गया, ये -2 हो गया, ये हमारा क्या है y एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस, है ना। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो इसका जो इक्वेशन होगा, इसका जो इक्वेशन होगा, इसका ये क्या होगा, x बराबर -2, क्योंकि x के y के किसी वैल्यू के लिए x बराबर क्या है, केवल -2 है। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर -2। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ
एक्सिस। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो ठीक है, हम लोगों ने ग्राफ जो है डिफरेंट टाइप के जो पाथ का इक्वेशन होगा उसको देख लिए। बहुत सारे ग्राफ जो है हम लोगों ने देखा, उसका जनरल इक्वेशन हम लोगों ने देखा, और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी देखे। तो आप इन सब चीजों को बार बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा और अपने इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर इतना ज्यादा टाइम दे रहा हूं। ठीक है ना, तो ठीक है, यहीं पर रखते हैं इसको, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।